नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो आज इश्यूज़ हैं उनमें पहला तो रहेगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि यूएसए ने लॉन्च किया है और उसके क्या तो फीचर्स हैं, क्या हमारे लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। दूसरा जो इशू रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे कि अभी आंध्र प्रदेश में क्लास 10th का रिज़ल्ट आया जिसमें 67% के लगभग रिजल्ट रहा है। 2 लाख के लगभग बच्चे फेल हो गए। तो ऐसे में वहाँ पर एक पॉलिटिकल राइवलरी चल पड़ी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कितना हेल्दी डिबेट हो सकता है जब एजुकेशन को हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में इशू बनते हुए देखें। एक धर्म जात इनको छोड़ करके अगर एजुकेशन को लेकर के पॉलिटिक्स हो तो कितनी अच्छी बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल देखेंगे। तो 2 इश्यूज़ हैं हमारे पास में और एक इशू हमारा कल का बचा हुआ है, वो देख लेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है बिल्डिंग ऑन कॉमन ग्राउंड। आर्टिकल को लिखा है कार्तिक नचिप्पन के द्वारा। देखो, इनका ये कहना है कि अभी आपको पता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है जिसमें यूएसए के अलावा 12 और कंट्रीज है जो कि एशियन रीजन या पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर देखें तो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को साथ में लाना और उसके अलावा जो इंडिया जैसे कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया हुआ, जापान, साउथ कोरिया, ये वो कंट्रीज़ हैं या फिर मतलब इस रीजन में जैसे वियतनाम और ये कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ की एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी थी कि केवल सिक्योरिटी फोकस ही रखेगा यूएसए या कुछ और भी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है इकोनॉमिक फ्रंट में इस पर्टिकुलर रीजन में, इंडो पैसिफिक एरिया की अगर बात करें, तो बोलो उसको काउंटर करने के लिए यूएसए को इकोनॉमिकली भी एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अप्रोच बनाई थी, अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन दे करके। तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि जब इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दोनों साथ में काम करेगी जिसमें यूएस अपनी तरफ से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो यूएस के अलावा 12 कंट्रीज़ हैं जो कि कोशिश करेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में हर तरीके से चाइना को काउंटर करना पॉसिबल हो सके। अगर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो मेन फोकस किस पे है? चाइना को काउंटर करना। एशिया में जिस तरीके से चाइना ने अपना खुद का इकोनॉमिक पैराडाइम क्रिएट कर रखा है, ठीक है, जिसमें चाइना अपनी पकड़ बनाना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बेसिस पे, तो उसको काउंटर करने के लिए एक ओपन, फ्लेक्सिबल और इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क तैयार होना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो टीपीपी फ्रेमवर्क पहले था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वाला, बट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को इससे विड्रॉ करवा लिया था, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी ऐसी एंगेजमेंट नहीं थी जहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिकली यूएस जो है वो अभी एक्टिव हो। तो ऐसी परिस्थितियों में साथ में आना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो, ये जो फ्रेमवर्क है इसका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर मेन पॉइंट क्या है? इसके 4 की पिलर्स हैं। 4 की पिलर्स हैं। एक तो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना, एक ग्लोबल सप्लाई चेन को रोबस्ट बनाना जिससे कि कोई भी डिस्ट्रप्शन आए तो प्रॉब्लम ना आए, और क्लीन एनर्जी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नेंस कि कहीं पर कोई घपले हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उनको लाना। तो इस तरीके से आप देखो कि इन 4 पिलर्स पे ध्यान रख करके ये 13 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक चीज़ तो क्लियर है, ग्लोबलाइजेशन के चलते किसी भी देश की इकोनॉमी बिल्कुल आइसोलेटेड मैनर में ऑपरेट नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी भी बड़े सिनेरियो में अगर हम देखें तो जिस तरीके से यूक्रेन क्राइसिस अभी इमर्ज होकर के आया, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया झेल रही है कि नहीं। चाहे क्रूड ऑयल की बात कर लो, चाहे फूड सप्लाई चेन की बात कर लो, दोनों में महंगाई ज़बरदस्त चल रही है, या एनर्जी सिक्योरिटी बोलो आप क्रूड ऑयल की बजाय, थोड़ी ब्रॉडर टर्म। तो ऐसे में एक जो सप्लाई चेन में शॉक आता है उसको रोकना, और जो महंगाई है कोविड-19 के बाद में जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी और वह देखो आपकी महंगाई चढ़ रही है आसमान पे। यूएसए के फेडरल रिजर्व को 3.5% तक रेपो रेट और पॉलिसी रेट्स को फिक्स करना पड़ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर 0% टू 1%, 0.5% ऐसे चलती है रेपो रेट। ओके, तो ऐसे में हर तरीके से इन 4 पिलर्स पर फोकस करना। अब देखो मुद्दा क्या है। ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसमें इनका मेन फोकस तो है डोमेस्टिक इकोनॉमिक एजेंडा।
कि भाई वो डोमेस्टिकली क्या कर रहे हैं। अभी आप देखो इलेक्शन जो हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो डिबेट होती थी उसमें इकोनॉमी एक एजेंडा हुआ करती थी कि भाई कैसे भी करके ओपन किया जाए इकोनॉमी को, हमें आगे प्रॉस्पर बनना है, ठीक है, यूएसए की जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कंजर्वेटिज्म की तरफ ले गया था, मतलब एक तरीके से कंजर्वेटिव अप्रोच ली थी उसने, बिल्कुल प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चला गया था। क्लाइमेट चेंज को लेकर के वोट मांगे गए, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए बात हुई थी, लेबर के राइट्स थे उनकी बात की गई थी। और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल प्रीमेसी है, दैट मीन्स कि अमेरिका ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवाया था, बोले कि वो चीज़ अब कैसे कम हो सकती है, ये अप्रोचेस रही इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने के पीछे की, है ना। अब आप देखो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ये अपने आप में फर्स्ट मल्टीलैटरल अटेम्प्ट है जो कि सप्लाई चेन की रेजिलियंस पे काम कर रहा है, ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी रिसेंट डिस्रप्शंस आए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई महंगाई की, सप्लाई चेन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, प्रोडक्शन हो रहा है पर कंज्यूमर तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में रॉ मटेरियल की बात करो, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करो और सेमीकंडक्टर्स की बात करो, जिन पे बेस्ड आज की दुनिया चल रही है और फ्यूचर भी इन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो इनकी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसे में ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई एग्रीमेंट या नेगोशिएशंस नहीं है, यहां पर केवल एक तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है उस पर काम किया जाने वाला है, जिसमें अगर हम देखें तो फोकस रहेगा हाई स्टैंडर्ड रूल बेस्ड फॉर्मुलेशन करना। लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं वो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करें, क्योंकि ये 13 कंट्रीज हैं, सभी की सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, वो साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा डेटा फ्लो की बात करें, वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी को इस तरीके से लेके जाना कि जिसमें जो भी चीज़ें कॉमन है, फॉर एग्जांपल आज जो एमएनसीज ऑपरेट कर रही हैं, तो उन एमएनसीज का ऑपरेशन कोई एक देश तक तो कन्फाइंड है नहीं, या किसी एक रीजन स्पेसिफिक तो है नहीं, पूरी ग्लोबली वो ऑपरेट कर रही हैं। तो ऐसे में ग्लोबल टैक्सेशन की तरफ ले जाने के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिशें की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुद्दा आता है कि ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना या मिसयूज करना मनी का, और ब्राइबरी जो होती है, रिश्वत जो दी जाती है उनको रोकना, मतलब ओवरऑल गवर्नेंस में भी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना, बोले इन सारे इश्यूज पर काम किया जाएगा जो कि इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, ये चीज़ हम बिल्कुल ना भूलें, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एजेंडा को प्रमोट करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बचे हुए 12 कंट्रीज जो है वो आंख मूंद करके इस फ्रेमवर्क्स को एज इट इज मान लेंगे, क्योंकि अगर यूएसए अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक एजेंडाज को ध्यान में रखते हुए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च कर सकता है, तो वहीं पर बाकी 12 कंट्रीज भी अपने डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर के अपनी बात रखें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के कमिटमेंट साइन में ये भी है कि जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो अपना कमिटमेंट तो शो कर रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि अभी इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ हम हमारे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यूएस अपने हिसाब से जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, कोई भी फ्रेमवर्क तैयार करेगा, तो वो तो अपने डोमेस्टिकली इश्यूज़ को देखते हुए करेगा ना कि खुद का इंटरेस्ट कहाँ पर है, और हमें भी एग्जैक्टली वही करना है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। पर कोशिश ये रहेगी यूएसए की तरफ से कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इस तरीके से बनाए जाएं, ब्रॉडर फ्रेमवर्क इस तरीके से बनाया जाए जो कि यूएसए के इंटरेस्ट को फुलफिल करें। अब एशियन इकोनॉमीज लाइक इंडियन इकोनॉमी अगर हम बात करें तो हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। अब डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को हम एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। हम हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ऑटोनॉमी चाहते हैं, क्योंकि हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमेशा से ये हमारा पॉइंट भी रहा है। तो ऐसे में क्लाइमेट, डिजिटल, सप्लाई चेन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इनकी अगर बात करें, ओवरऑल इनमें हम हमारी खुद की पॉलिसी प्रेफरेंस हमारे डोमेस्टिक इश्यूज को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ना कि इंटरनेशनल प्रेशर में आकर। बेशक जैसे यूएनएफसीसी के अंडर में हमने मान लो कोई साइन किया है कि इतना ज़्यादा कार्बन को एमिट करने से हम रोक लेंगे, तो ये एक चैलेंजिंग पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पर यूएस एमएनसीज के थ्रू अपनी डोमेस्टिक प्रेफरेंसेस को इम्पोज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया जैसे कंट्रीज़ को इन इश्यूज़ को थोड़ा सा
सही तरीके से हैंडल करना होगा अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि यूएस कहता है कि डेटा फ्लो ओपन एंड फ्री होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन की हम बात करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेशन ऑलरेडी जो पार्लियामेंट में डेटा प्रोटेक्शन बिल, उस बिल के पारित होने के बाद में उसमें तो ये है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो डेटा को रेगुलेट कर सकती है, डेटा को हैंडल कर सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में फ्री एंड ओपन डेटा फ्लो की बात करें तो ये तो इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में चला गया जो कि इंडिया अपने बेसिस पे डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज ऐसे आएंगे जहां पर कंटेंशियस इश्यूज बन जाएंगे, वो कि बात सेट ना हो। और ये चीज़ केवल इंडिया स्पेसिफिक ही नहीं है, बाकी जो यूएस और इंडिया के अलावा भी जो 11 कंट्रीज़ हैं, 11 कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में भी ऐसा ही कुछ मुद्दा आएगा। ग्लोबल टैक्सेशन स्टैंडर्ड की बात करें, उसको भी कहीं ना कहीं हार्मोनाइज लाने की बात की जा रही है। साथ में यूएस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि टैक्स अवॉइडेंस ज़्यादा से ज़्यादा रोकी जा सके, इवेजन जो है टैक्स का, टैक्स चोरी और टैक्स को मतलब कम करके जमा करवाना, ठीक है, तो उससे क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन कम होता है, तो उस चीज़ को भी टैकल करना चाह रहा है। तो देखो ये तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेनिफिट वाली चीज़ होगी। मतलब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज आमने सामने हो सकते हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर कन्वर्जेंस है। तो देखो कमियों को करो साइड में। फिलहाल अगर देखा जाए एक बार तो IPEF जो है वो इंडिया के लिए तो अट्रैक्टिव है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और ओपन नेचर का है, और दिल्ली को पूरा अलाउ किया जाएगा कि कम से कम वो अपनी विल तो शो कर पा रहा है कि हम भी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे अपना पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं। आज जिस तरीके से ये जो IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यूएसए ने फ्लॉट किया, तो इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं था, ठीक है, साइन कर दिया, शो कर दिया कि हम भी कमिटेड है, ठीक है। फिर बाद में आगे टाइम बताएगा कि क्या होता है, किस तरीके से यूएसए के साथ में मिलकर हम काम करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। पर एक चीज तो यूएसए में क्लियर चली गई ना कि इंडिया जो है वो यूएसए के साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, ठीक है। इसके अलावा देखो टफ पॉलिसी चॉइस रहने वाला है, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है। डेटा की बात करो या टैक्सेशन की बात करो, दोनों मुद्दों पर वही चीज़ है कि हमें तो हमारा खुद का ही ध्यान रखते हुए, हमारी खुद की जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशंस करने होंगे, ठीक है। IPEF की बात करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का कोई मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ना इसमें कोई टैरिफ रिडक्शन की बात हो रही है। इसमें जस्ट एक एंगेजमेंट है जिसके बेसिस पे बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कॉमन आइडियाज क्रिएट किए जा सके इन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और दूसरा आपको पता ही है कि वॉशिंगटन में जो सिनेरियो चल रहा है उस चीज को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो बात ऐसी है, चाइना जिस तरीके से BRI के थ्रू अपनी पकड़ बना रहा है, उस परिस्थिति में हमें भी अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म में एंगेज करना जरूरी है, चाहे कमियां कितनी भी हो, पर कमी से ज्यादा प्लस पॉइंट ज्यादा है। तो IPF तो सीधी सी बात है, कुछ तो इल्यूजन है, कुछ एस्पिरेशन है, मिराज इल्यूजन है ना। कलेक्टिवली अगर देखें तो नेगोशिएशन जब होगी पार्टनर्स के बीच में तो कुछ वैल्यूज हैं वो शेयर्ड होगी, कुछ वैल्यूज हैं कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी। बैटल होगा डेफिनेटली, बट वही चीज़ है कि कैसे भी करके हम हमारी कमिटमेंट को ध्यान में रखें कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक लीडर के तौर पे रोल प्ले करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब सुपर पावर बनना चाह रहे हैं। वो सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब हम एंगेज करेंगे। तो बात ऐसी है, वॉशिंगटन के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, तो जो टारगेट है ना उसको हमें अचीव करना है, तो सही तरीके से नेगोशिएशंस भी शुरू होने चाहिए, और ये शुरुआत अच्छी है, ये बताई जा रही है राइटर के द्वारा अपनी बातें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्कोरिंग पॉइंट्स। देखो क्लास 10th का रिजल्ट आया आंध्र प्रदेश में, और उसमें लगभग 2 लाख बच्चे फेल हो गए क्लास 10th में, और रिजल्ट रहा 67.26%, जो कि पिछले 20 सालों में लोवेस्ट था। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश नायडू ने क्या किया, एक जूम कॉल किया, जूम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जिसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ में एंगेजमेंट शुरू की। उसके बीच में इंटरवीन कर देती है रूलिंग पार्टी के द्वारा। रूलिंग पार्टी आपको बताया YSRCP की रूलिंग चल रही है, ठीक है, जगमोहन रेड्डी की। तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर आते हैं, उसकी तरफ से बोले कि एजुकेशन के ऊपर आप इस तरीके से लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो, बोले तो गवर्नमेंट का ये मुद्दा है, आप कैसे आ सकते हो बीच में। इतने में वो जैसे इंटरवीन करते हैं उनको म्यूट कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में ये नारा लोकेश नायडू ने अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू रखी जूम कॉल के थ्रू।
तो पॉइंट क्या है कि टीडीपी के इनिशिएटिव और वाईएसआरसीपी के सामने जो चैलेंज आया है कि भाई एजुकेशन में इतना बुरा परफॉर्म किया है, जो कि 20 साल में इतना बुरा परफॉर्मेंस कभी नहीं आया आंध्र प्रदेश का, बोले इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी जरूरी है, गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये जो चीज़ है ना कि स्कूल एजुकेशन को आप पॉलिटिक्स में ला करके बात कर रहे हो, बहुत रेयर है। ये साउथ इंडियन स्टेट्स में देखने को मिलेगी और कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखने को मिलेगी। बाकी ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में रिलीजन, कास्ट, पता नहीं और उल्टी सीधी चीज़ें बातों पे होती रहती है, जबकि ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टीज का जो एजेंडा होता है ना, उसमें एजुकेशन फीचर होना चाहिए। जबकि होता क्या है, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी डील करती है एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि ठीक बात नहीं है। जब तक आप एजुकेशन का सोशलाइजेशन नहीं करोगे, तब तक आप सोसाइटी में लोगों को कैसे अवेयर बनाओगे कि भाई एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर किसी ने एजुकेशन ले ली तो वो वीकर सेक्शन से अपग्रेड होकर के किसी भी अपर सेक्शन में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। एजुकेशन कब से हुआ है पॉलिटिक्स में पॉपुलराइज? 1950s में ही हो गया था केरला में। ठीक है, वहां पर जो मास मूवमेंट्स थे उसमें आप देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी एजुकेशन को इंटरनलाइज करने की। इसके अलावा अभी रिसेंटली तमिलनाडु की बात भी कर लो, वहां पर भी क्या किया गया कि कैसे भी मतलब वैसे देख तमिलनाडु में अभी देख सकते हो नीट एग्जाम को कितना प्रमोट किया गया था। इसके अलावा AIDMK, जयललिता वाली पार्टी, उसके जब चेयर स्टार्ट में MGR थे तो उन्होंने पुअर इमेज को प्रो पुअर इमेज अपनी क्रिएट की, जिसके बेसिस पे मिड डे मील स्कीम लॉन्च की तमिलनाडु में कि बच्चों को कैसे भी करके स्कूल में बुलाया जाए, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो और एजुकेशन भी दी जाए, जिससे कि उनकी एम्पावरमेंट हो। ठीक है, नीट एजुकेशन को लेकर के किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, जिसमें एकदम क्लियर कट तमिलनाडु की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं। बोला ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब आप पॉलिटिक्स में एजुकेशन को लेने शुरू कर देते हो। ये कोई साउथ इंडिया स्पेसिफिक बात ही नहीं है। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, इन्होंने भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से सीधा डील किया है कि कैसे भी करके एजुकेशन को हम प्रमोट करें, चाहे फिर वो स्कूलिंग को फ्री करना हो, बच्चियों को बाइसिकल बांटना हो जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए। नीतीश कुमार ने ये किया। केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स में कॉलिंग कार्ड स्टैब्लिश किए, मतलब स्कूल्स को कॉलिंग कार्ड बना करके छोड़ा, जिसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आज दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो दिल्ली की प्राइवेट स्कूल से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स आते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं। तो बात ऐसी है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है ना, कौन सी, TDP, YSRCP, DMK, JDU, आप मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनसे सीखना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल लीडिंग रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टीज, इनको और ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है कि भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और इसको पॉलिटिकल डिबेट में आना ही चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी, रिलीजन, इनकी बातें बहुत हो गई, अब एजुकेशन की थोड़ी बहुत बातचीत आप भी कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बियॉन्ड डैमेज कंट्रोल। देखो यहाँ पर KM सिथी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, इसमें यही बोला जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनके लिए ये सोचा जाता है स्टेटमेंट देते टाइम पे कि इसका कोई रेपरकशन ज़्यादा नहीं मिलेगा, और ऐसे में बोलने वाले बोल देते हैं सोशल मीडिया पे या फिर जो भी मीडिया हाउसेज है वहाँ पर डिबेट के ड्यूरिंग। पर जिस तरीके से अभी रिसेंट प्रॉफिट मोहम्मद को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके ऊपर गलत कमेंट किए गए, उसके रेपरकशंस इंडिया को इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिकली देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़, पर्टिकुलरली बात करें वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़, उनकी अगर बात करें तो वहाँ पर लगातार इंडिया को आड़े हाथों लिया जा रहा है, क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, उसको हम ये नहीं कहते कि सिलोज में ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब सब देखते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, CCTV कैमरास का ज़माना है, आजकल क्या है, ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है। अभी देखो जॉनी डेप और एम्बर हेड का जो केस था अभी रिसेंटली, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का, उस केस में कितने सारे एविडेंसेस तो जो थे ही डिजिटल फुटप्रिंट्स पे बेस्ड थे, सारा का सारा कंटेंट। तो आप देखो कि किस तरीके से केसेस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि आपने कुछ बोल दिया और उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे में डैमेज तो हो गया है,
बट डैमेज कंट्रोल से ही बात नहीं चलेगी, कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर हम बात करें वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, वाना, मैंने पर्टिकुलरली इस आर्टिकल को इसीलिए चूज किया है कि 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे निकल रहे हैं, वो मैं बता दूं आपको। एक तो वाना रीजन, वहां पर देखो इंडिया को लेकर के बहुत सारे रिलेशन एकदम फिक्स तो नहीं है, वेरिएशंस है, बट जब मुद्दा इस्लाम का आ जाता है ना, फिर वहां पर वो सारे एक जैसे सोच सकते हैं। कारण क्या है कि वो ड्रॉ कहां से कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी, वो प्रॉफिट मोहम्मद से, इस्लामिज्म से, फिर शिया हो चाहे सुन्नी हो, है तो प्रॉफिट मोहम्मद दोनों के लिए कॉमन। तो उस केस में फिर सऊदी अरब हो चाहे ईरान हो, दोनों का सोच एक जैसा हो जाता है उस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके। तो वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की अगर बात करें तो वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आज हम यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं या उसके ऊपर हमारा प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो ऐसे मुद्दों पर अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो ये कहना शुरू कर दे बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, जैसे हमने चाइना के बॉयकॉट करने की बात की थी, बेसिकली वो केवल एक तरह इम्पल्सिव है, वो हमें पता है उसका कोई आउटकम नहीं मिलने वाला है, पर एक बार एक मैसेज तो गलत चला गया ना भाई। सॉफ्ट पावर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम बोलते हैं ना हमारी सॉफ्ट पावर कितनी अच्छी है, तो सॉफ्ट पावर को डैमेज करने वाले स्टेटमेंट थे ये, राइट। तो राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा वाना रीजन को समझो, वहां पर हमारा डायस्पोरा भी बहुत है, कितना सारा वहां से हमारा एक तो एनर्जी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा, हमारी रिक्वायरमेंट जो है क्रूड ऑयल की, गैस की, लगभग 40% इस वाना रीजन से फुलफिल होती है, गल्फ रीजन में मेनली अगर हम बात करें। इसके अलावा 8 मिलियन 80 लाख के लगभग हमारे इंडियन डायस्पोरा भी रहते हैं वाना रीजन में, दैट मीन्स वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में। गल्फ कंट्रीज में रहने वाले जो हमारे डायस्पोराज हैं वो हमारे यहाँ पर रेमिटेंस भेजते हैं, जिसके चलते हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा इकट्ठा होता है। इसके अलावा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से जो कंट्रीज मेंबर हैं इसके, उनके साथ में हमारा इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन भी लगातार बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एक्नॉलेज भी कर रखा है कि भाई वेस्ट एशिया और इंडिया या फिर वर्ल्ड एंड इंडिया, इनके बीच में अगर एक यूनिक ब्रिज है तो वो है हमारा डायस्पोरा। तो उस डायस्पोरा के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है ना, तो हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स को रोकें। दूसरी तरफ इस वाना रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन में हमारी एंगेजमेंट हेल्दी होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे में इस तरीके से केवल डैमेज कंट्रोल से बात नहीं है, अब प्रोएक्टिवली थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जितना लॉस हो गया उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, और वो विद द टाइम हो भी पाएगा, बट ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो वो इंश्योर करना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कल का हमारा बचा हुआ था, 2 मिशंस फॉर चेंज, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। मुद्दा है जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन दोनों को इन टेंडम काम करवाना। देखो, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये हर कोई बात बताता है, क्योंकि एक लकड़ी टूट सकती है बट एक लकड़ियों का झुंड एक साथ तोड़ने की कोशिश की जाए तो टूटेगा नहीं, ये स्टोरी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका इंडिया में अभी हम देख रहे हैं, 2 स्कीम्स को साथ में ला करके परफॉर्मेंस को, जिसको हम बोल रहे हैं एक तो जल जीवन मिशन, एक है स्वच्छ भारत मिशन, दोनों को साथ में काम करवाने का रिजल्ट बोलो बहुत अच्छा मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर ओपन डेफिकेशन फ्री टारगेट हमने लिया था कि खुले में शौच कोई ना करे। लगभग 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए जा चुके हैं, और आप देखो कि इससे बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है लोगों को। पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई टॉयलेट करने के चक्कर में लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो उसमें विमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, राइट, वो बोले सॉर्ट आउट हो रही है। और गवर्नमेंट ने भी फोकस किस पे किया ज़्यादा, ट्विन पिट डिज़ाइन पे। इसका मतलब 2 खड्डों की डिज़ाइन पे, टॉयलेट एक है, 2 खड्डे हैं, एक खड्डा अगर भर गया तो उसको फिर बाद में आप ट्रीट कर दो, दूसरा यूज करो कंटिन्यू, फिर जैसे ही ये ट्रीट हो गया तो दूसरे वाले को आप दूसरे वाला जैसे भरे तो फिर उसके बाद में ये वाला यूज कर लो। इस तरीके से क्या है कि जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है या फिर जो भी मतलब जो भी कहते हैं ना कि हाँ वेस्ट मटेरियल है, उसको ट्रीट करना पॉसिबल हो पाया। फीकल स्लज जिसको हम बोलते हैं उसको ट्रीट करना प्रॉपर हो पाया। इन सीटू ट्रीटमेंट, इन सीटू का मतलब वहीं की वहीं, ऑन द स्पॉट, ऑन द साइट। जल जीवन मिशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने 2019 अगस्त में इसको अनाउंस किया था। टारगेट है 9.6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को जल पहुंचाना, टैप वाटर, और वो इनमें से लगभग 6.36 करोड़ हाउस होल्ड्स को ऑलरेडी कनेक्शंस दिए जा चुके हैं। बोले इन दोनों में कन्वर्जेंस कहां पर आ रही है? कन्वर्जेंस आती है ग्रे वाटर ट्रीटमेंट में। देखो, जब हम घरों में पानी यूज कर लेते हैं
तो पानी, हमें ये तो पता है कि पानी जा कहाँ रहा है, जा तो नेचर में ही रहा है, बट वो पॉल्यूटेड मैनर में जा रहा है, इसलिए वो रीयूजेबल नहीं है। तो उसको अगर ट्रीट करके छोड़ा जाए तो अच्छी बात है ना। तो ग्रे वाटर हो जाता है जब हम पानी को थोड़ा बहुत भी गंदा कर देते हैं। जैसे आप देखते हो कभी कभी गाँव में गए हो तो आपने अभी नोटिस नहीं किया होगा, पहले तो बहुत नोटिस किया होगा कि कैसे नालियाँ, मतलब गांव के बीच में गंदे पानी का तालाब मिल जाता था, इतना बुरा हाल, रोड पे चलना मुश्किल, रास्तों को क्रॉस करना मुश्किल। तो वो चीज़ें क्या है, सॉर्ट आउट होनी जरूरी है, क्योंकि फिर बाद में वो बीमारियों के कारण भी बनते हैं, जमीन भी खराब होती है, परकोलेट होकर के वो पॉल्यूटेड वाटर भी अंदर जाता है, तो वो भी ग्राउंड वाटर को भी खराब करता है। तो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते थे, तो उन चीज़ों को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हाउस होल्ड वाटर डिस्चार्ज है ना, उसमें 70% तो ग्रे वाटर जाता है, तो ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो जल जीवन मिशन में भी इस चीज पे फोकस किया गया है, और स्वच्छ भारत मिशन का जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है उसमें भी ग्रे वाटर मैनेजमेंट, फीकल स्लज मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है। तो दोनों की कन्वर्जेंस आ रही है कि नहीं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के। तो एक तरफ तो सैनिटेशन को हम प्रमोट करना चाहते हैं, और सैनिटेशन में भी जो खराब पानी है उसको अगर ट्रीट कर दिया जाए तो वाटर सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगी कि नहीं। तो ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन 2 की अगर बात करें तो उसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया गया है, जिसमें आज आप देखो कि 4 लाख गांव ऐसे हैं जहां पर कि आपको पानी, गंदा पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। लगभग ऐसे कई 41,450 ऐसे गांव हैं जहां पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा 22,000 गांव ऐसे हैं जो मॉडल विलेज के तौर पे काम कर रहे हैं, जहां पर ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्कीम चल रही है कि भाई टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं कि नहीं पब्लिकली, जिनके बाहर कोई डिफेक्ट ना करे, राइट। ऐसे में आप देख सकते हो कि कितना कुछ आगे हम कर रहे हैं। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी हेल्दी फैमिली अगर होती है ना, तो वो अपने आप ही अच्छा परफॉर्म करती है, वो इकोनॉमिकली राइज होते चले जाते हैं। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सुख तो निरोगी काया होती है, राइट। स्वच्छ भारत मिशन से पहले अगर देखिए तो 1,20,000 के लगभग ऐसे मतलब गांव थे जिनमें आप देखो कि मतलब टॉयलेट फैसिलिटी थी, पर वो सिवर लाइन से कनेक्शन नहीं थी। बट अब धीरे धीरे सिवर लाइन को भी कनेक्ट करने की कोशिशें की जा रही है, जिससे क्या है कि एक तो पानी जो रिलीज किया जाए उसको ट्रीट करना पॉसिबल हो सके एक जगह पे ले जा करके। दूसरा ये देखें कि प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंडर में। लगभग 3.5 लाख गांव ऐसे हो चुके हैं जहां पर प्लास्टिक डंप फ्री हो चुके हैं। वो मतलब नॉर्मली आपको कचरे में प्लास्टिक ना दिखे, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। इसके अलावा कचरा कम से कम प्रोड्यूस किया जा रहा है। फीकल स्लज ट्रीटमेंट, लगभग 90,000 किलोमीटर की ड्रेनेज लाइन जो है वो डाली जा चुकी है। जल जीवन मिशन की बात करें तो इसमें भी देखो हम वही औरतों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूर तक जाकर के पानी भर के लेके आना, ठीक है, कितना प्रॉब्लमेटिक था। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, जब से ओपन डेफिकेशन फ्री हुए हैं, टॉयलेट्स बने हैं घर पे, तो आज देखो 93% वुमेन ने ये बात कही है। एक सर्वे करवाया गया किसके द्वारा, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ के द्वारा, और उस सर्वे में ये बताया कि 93% वुमेन ने ये कहा कि वो सेफ फील करती हैं। क्योंकि एक तो क्या होता था, टॉयलेट जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, फिर बाद में एक तो वहां पर जो लोग गलत सोच के होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनको अगर ओपनली डेफिकेट करने के लिए जाती थी तो। और दूसरा, कोई भाई सीधी सी बात है, नेचर में अगर आप ओपनली डेफिकेट करोगे तो वहां पर तो बहुत सारे अलग अलग जानवर भी मिल सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्पीसी, कोई भी सांप आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीज़ों से भी प्रॉब्लम थी। बोलो हमें बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है और अब हमें डर नहीं लगता और हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी पा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो जल जीवन मिशन भी कैटलाइज कर रहा है ग्रास रूट लेवल पे कि जहां पर विलेज में जो सैनिटेशन कमिटीज बनेगी, वाटर सैनिटेशन कमिटी, उसमें 50% सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दिया, वुमेन के लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट का काम भी सीधा हो रहा है। इसके अलावा गांव में ये कह दिया कि कोई भी मान लो काम हो रहा है तो उसमें कम से कम 5 वुमेन ऐसी होंगी जो कि वुमेन वाटर क्वालिटी सर्विलियंस कमेटी के मेंबर होंगी। इसके अलावा प्लम्बर्स की ट्रेनिंग हो, मशीन्स हो, पंप ऑपरेटर हो, उसके तौर पे भी काम वुमेन करेंगी। तो एम्पावरमेंट भी देखो। जीडीपी की बात करें तो एक सर्वे है 2006 की स्टडी है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूके एड और WSP, इन्होंने कहा था कि इंडिया को हर साल सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होने की वजह से 2.4 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान होता है। मतलब जीडीपी का 6% का लॉस हो रहा था। आप देखो तो बोला आज देखो कि स्वच्छ भारत मिशन जब से इंप्लीमेंट हुआ है ना, तब से हमने जीडीपी लॉस को रिड्यूस किया है और आज
कम से कम 53,000 रुपये पर हाउस होल्ड का बेनिफिट हम कहीं ना कहीं एवरेज देख रहे हैं। तो ऐसे में बेनिफिट बहुत होता है। तो बोलो गवर्नमेंट ने दोनों स्कीम्स को एक साथ इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, दोनों में कन्वर्जेंस आ रही है, तो इसका आउटकम हमें बहुत बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जब दो स्कीम अलग अलग हैं, टारगेट एक है, तो दोनों को साथ मिला करके कराया जाए तो आउटकम डेफिनेटली अच्छा मिलता है। तो यही चीज़ बोलो हो रही है। राइटर है वो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं। तो डिस्कशन में जो भी हमारा कंटेंट था वो यहीं खत्म। थैंक यू वेरी मच।